तो आज हम ज्योग्राफी का लेक्चर नंबर 20 स्टार्ट कर रहे हैं। तो कल हम तुमने ट्रॉपिकल साइक्लोन पूरा हो गया था। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में वापस एक बार रिवीजन करते हैं कि जब सी सरफेस में एक काफ़ी ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर जनरेट होता है तो हाई प्रेशर जोन से ये विंड को अट्रैक्ट करता है। यही विंड वापस से हीट होती है, गर्म होती है, वार्म होती है और राइजिंग एयर कॉलम बनाती है। अब ये राइजिंग एयर कॉलम जो है स्ट्रेट ना जाके स्पायरल फॉर्म में इस तरह जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो साइक्लोन है उसके साइड में हमें क्लाउड्स देखने को मिलते हैं जिसको हम बोलते हैं रेन बैंड्स। अब जब ये क्लाउड्स बनते हैं तो हमें पता है जो गैस है, जब वो आइस लिक्विड और सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट होती है तो लेटेंट हीट रिलीज करती है। जो लेटेंट हीट जो सिंक करती है और यहाँ पे और ज़्यादा इंटेंस लो प्रेशर को क्रिएट करती है, जिससे क्या होता है, एक तरह से हीट इंजन क्रिएट होता है, साइक्लोन का हीट इंजन साइक्लोन का क्रिएट होता है। ठीक है। अब इसकी फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती है, तो लार्ज सी सरफेस विद टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री सेल्सियस, प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स, स्मॉल वेरिएशंस इन वर्टिकल विंड जिसे हम बोलते हैं विंड शियर, और प्री एग्जिस्टिंग वीक लो प्रेशर एरिया। ठीक है। अब जो साइक्लोन ट्रॉपिकल साइक्लोन से इक्वेटर पे क्रिएट नहीं होते हैं और ना ही वो इक्वेटर को क्रॉस करते हैं, वो सिर्फ ट्रॉपिक्स पे ही पाए जाते हैं। इसके बाद ट्रॉपिकल साइक्लोन के लिए एक और कंडीशन की ज़रूरत होती है, वो है विंड डिफरेंस। मतलब क्या, सपोज करो सी सरफेस पे जो विंड S2 है और ट्रोपोपॉज पे जो लेयर है उसके पास में जो विंड चल रही है उसको बोलने नाम दिया S1। अब जब ये विंड स्पायरल मैनर में ऊपर राइजिंग एयर कॉलम उठेगा, वो सपोज करो यहाँ पे मॉइस्चर जो है, इस S1 की स्पीड काफ़ी ज़्यादा है, तो ये जो मॉइस्चर इसको आगे ले जाएगी, जिससे क्या होगा, क्लाउड फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं देखने को मिलेगा। और हमें पता है जो ट्रॉपिकल साइक्लोन है इसका जो मेन पोर्शन होता है वो है हीट इंजन। मतलब हीट इंजन के थ्रू ही जो इंटेंस लो प्रेशर को इंटेंसीफाई और किया जा सकता है, लेकिन ये क्रिएट नहीं होता है, जिसके से क्या हो सकता है, क्या साइक्लोन क्रिएट ही ना हो। तो S1 - S2 में शुड बी मिनिमम, मतलब इसमें डिफरेंस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं स्टॉर्म सर्जेस। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, जी सी सरफेस है, आपको दिख रही लाइन, सिल्वर लाइन, ये सी सरफेस है। अब यहाँ पे हर तरफ से इस तरह का प्रेशर लगता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी सरफेस पे। लेकिन हमें पता है जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आता है तो हमें राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है। मतलब क्या, इतने पोर्शन में जो है सी सरफेस के एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऊपर की तरफ से लग रहा है, लेकिन यहाँ पे राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिल रहा है, जिससे क्या होता है, सी सरफेस का इतना एरिया जो है काफ़ी बल्जी हो जाता है, मतलब ऊपर की तरफ थोड़ा उठ जाता है। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा वाटर इकट्ठा हो जाता है। अब ये वाटर जो है फ्लो होके काफ़ी ज़्यादा फ्लड लाने का काम करता है। मतलब ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये ओवरफ्लो होके फ्लड लाता है। अब वाटर लेवल इंक्रीजेस स्लाइटली, तो यहाँ पे पढ़ते हैं वाटर लेवल इंक्रीजेस स्लाइटली एज अ रिजल्ट ऑफ इंटेंस लो प्रेशर which doesn't push the sea surface to the same extent as a normal atmospheric pressure would do। ठीक है। अब इसका रीजंस ऑफ फ्लडिंग, तो फ्लडिंग के रीजन क्या क्या हो सकते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन के टाइम पे, कोस्टल फ्लडिंग, टेम्पररी राइज इन सी लेवल थोड़े टाइम के लिए, स्टॉर्म सर्जेस क्रिएटेड ड्यू टू स्ट्रॉन्ग विंड्स। अब इंटीरियर मतलब क्या होता है, रिवर, हम यहाँ पे रिवर की बात कर रहे हैं। हमें पता है जब रिवर जो है ओशन में मिलती है तो रिवर का जो डेल्टास है और जो सी बेड है वो थोड़ा एलिवेटेड, मतलब सी सरफेस से थोड़ा उठा हुआ है इस तरह। ठीक है। लेकिन जब फ्लडिंग होती है, मतलब क्या, एक्स्ट्रा वाटर और ट्रॉपिकल साइक्लोन के टाइम पे जो सी सरफेस का सी का वाटर है वो डेल्टास और रिवर्स में इंटर कर जाता है, जिससे क्या होता है, फ्लडिंग टाइप सिचुएशन, मतलब रिवर्स जो है फ्लड कर जाती है, इनमें फ्लडिंग शुरू हो जाती है। तो फ्लडिंग इन द इंटीरियर, ओवरफ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर चैनल्स एज द सी लेवल राइजेस टेम्परेली। ठीक है। अब हम यहाँ पे डिफरेंस समझ लेते हैं टेम्परेट साइक्लोन और ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में। तो लोकेशन की बात करें तो टेम्परेट साइक्लोन जो है मिड लैटिट्यूड्स में देखने को मिलते हैं, फॉर्मिंग आउटसाइड द ट्रॉपिक्स। इनकी फॉर्मेशन देखिए तो ये इंटरेक्शन ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग एयर मासेस अलोंग फ्रंट्स, मतलब फ्रंट्स पे देखने को मिलता है। इसका कोर कोल्ड कोर है। साइज में बात करें तो लार्जर इन डायमीटर, कवरिंग अ वाइडर एरिया। विंड स्पीड की बात करें तो मॉडरेट टू हाई, जनरली लेस डिस्ट्रक्टिव। ड्यूरेशन की बात करें तो टिपिकली लास्ट फॉर फ्यू डेज टू अ वीक। रेनफॉल की हम बात करें यहाँ पे तो जनरली स्लोअर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड। कोर की बात करें तो यहाँ पे आता है कोल्ड कोर। ठीक है। अब हम आते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन पे। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन में क्या, लोकेशन की बात करें हम तो ट्रॉपिकल रीजन्स में आता है, फॉर्मिंग ओवर वार्म ओशन वाटर्स,
फॉर्मेशन की बात करें तो कन्वेक्शन ओवर वार्म ओशन वाटर्स, वार्म कोर। साइज की बात करें तो स्मॉलर इन डायमीटर। विंड स्पीड की बात करें तो हायर एंड मोर डिस्ट्रक्टिव। ड्यूरेशन की बात करें तो कैन लास्ट मोर देन वीक। रेनफॉल की बात करें तो हेवी बट यूजली लास्ट फॉर फ्यू आवर्स। और इसका कोर क्या होता है, वार्म कोर। अब इफेक्ट्स ऑफ एयर मासेस ऑन क्लाइमेट, तो ऑफकोर्स टेम्परेचर, प्रेसिपिटेशन एंड फ्रंट्स एंड साइक्लोन्स, इन सबसे जो है एयर मास के टेम्परेचर पर इफेक्ट पड़ता है। फॉर एग्जांपल टेम्परेचर अगर ज़्यादा होगा तो हमें राइजिंग एयर कॉलम और लो प्रेशर देखने को मिलता है। मॉडरेट द टेम्परेचर इन द रीजन। प्रेसिपिटेशन मतलब इवापोरेशन होता है। मेरी टाइम एयर मास ऑलवेज ब्रिंग रेन। फ्रंट एंड साइक्लोन्स में हमें कोल्ड एंड वार्म फ्रंट इम्पैक्ट द वेदर। ठीक है। अब हम आते हैं नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स भी। क्या नेमिंग ऑफ साइक्लोन्स, तो फर्स्ट क्या होता है, TCWC मतलब ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर्स। ये जो है साइक्लोन को डिटेक्ट करते हैं और RSMC को बताते हैं, जिसका नाम है रीजनल स्पेशलाइज मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स। अब ये टोटल 6 होते हैं। 6 सेंटर्स इस तरह क्रिएट किए गए वर्ल्ड में। इंडियन ओशन के लिए, जो नदर्न इंडियन ओशन है, ये पूरा पार्ट के लिए, इसके लिए RSMC न्यू दिल्ली। यहाँ पे इस पार्ट के लिए होता है ला यूनियन RSMC। यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, यहाँ पे टोक्यो RSMC और होनोलुलु RSMC, मियामी RSMC, फिर नादी RSMC। ठीक है। अब रीजनल स्पेशलाइज मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स ने यहाँ पे हमें साइक्लोन्स को नेम करती है, मतलब नाम देती है। पहले क्या था, नदर्न इंडिया की सारी कंट्रीज, 8 कंट्रीज जो एक साथ आती है नॉर्दर्न इंडियन ओशन में, और जो है 13 नेम्स ईच कंट्री जो है प्रोवाइड करती है। अब इन कंट्रीज़ के नेम जो है अल्फ़ा, मतलब पहले कंट्रीज़ को अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में जमाया जाता है। फॉर एग्जांपल इंडिया, पाकिस्तान, इस तरह से अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर्स में। अब ये कंट्रीज़ के सेम जो साइक्लोन के नेम दिए गए, उनकी लिस्ट भी इसी तरह जमाई अरेंज की जाती है एक के बाद एक। फॉर एग्जांपल ये देख सकते हो यहाँ पे बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव्स, म्यांमार। अब जो ये नाम दिए गए, इंडिया की लिस्ट, यहाँ पे सारे इंडियन साइक्लोन्स के नेम इंडियन बांग्लादेश ने जो दिए हैं। यहाँ पे इंडिया ने जितने भी साइक्लोन के नेम दिए वो सब। ठीक है। अब जब फर्स्ट टाइम, जब पुराना जो लिस्ट थी 8 कंट्रीज़ की, वो एग्जॉस्ट मतलब ख़त्म हो गई थी, सारे साइक्लोन्स के नाम दिए जा चुके थे। लास्ट जो थी अप्रैल 2020 में हम्पन करके जो साइक्लोन आया था उसमें, वेस्ट बंगाल में। इसके बाद जो है वापस से जो है 13 कंट्रीज़ वापस से इकट्ठी होती है अंडर WMO और यूनेस्कैप के अंडर। वापस से सारी कंट्रीज अपने अपने 13 नेम्स देती हैं। टोटल हो गए 169 नेम्स। और जो ये नई लिस्ट साइक्लोन के नेम्स की नई लिस्ट, तो यहाँ पे बांग्लादेश ने जितने भी 13 नेम्स दिए हैं पूरे, वो सब सेम पाकिस्तान ने, इंडिया ने, मालदीव्स ने, म्यांमार ने, ओमान ने, कतर ने, सऊदी अरेबिया और श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई, यमन। ठीक है। ये 13 कंट्रीज हो गई। अब आगे बढ़ते हैं, अब हम चलते हैं एटमॉस्फेरिक फेनोमेना पे। तो एटमॉस्फेरिक फेनोमेना नया टॉपिक है हमारा, तो इसमें हम पढ़ेंगे वॉकर सेल, एनजो साइकिल, एल जिसमें हम अल नीना, ला नीना, वॉकर साइकिल, इंडियन ओशन डाइपोल, MJO, मिड, एंड देन जेट स्ट्रीम्स। ठीक है। तो फर्स्ट हम चलते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं अपने ट्राई सेलुलर सर्कुलेशन ऑफ एयर का। तो हमें पता है जो इक्वेटर है यहाँ पे लो प्रेशर जोन क्रिएट होता है। अब ये जो लो प्रेशर जोन है सन की लाइट से क्रिएट होता है, मतलब क्या, थर्मल प्रेशर जोन, थर्मल प्रेशर जोन में आता है। अब थर्मल प्रेशर जोन में आता है लो प्रेशर जोन में, इसको हम ITCZ मतलब इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन भी बोलते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कॉन्टिनेंटल जोन। अब यहाँ पे क्या होता है, हमें राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिलते हैं, जिससे क्या होता है, क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड क्रिएट होते हैं, मतलब हेवी रेन देखने को मिलती है। ठीक है। अब ये जो राइजिंग एयर कॉलम है अपलिफ्ट होता है इस तरह, लेकिन अर्थ की रोटेशन की वजह से क्या होता है, वापस से नीचे आ जाता है, मतलब 30 डिग्री नॉर्थ पे वापस से नीचे आता है। अब जो ये सिंकिंग एयर कॉलम है, यहाँ तक सरफेस पे पहुँचने के बाद कुछ पोर्शन जो है इक्वेटर की तरफ वापस चला जाता है, कुछ पोर्शन जो है पोलर्स मतलब पोल्स की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे वापस से हम आते हैं हम नॉर्थ पोल पे। तो नॉर्थ पोल पे क्या होता है, काफ़ी कोल्ड टेम्परेचर होने की वजह से यहाँ पे हमें सिंकिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है, मतलब क्या, थर्मल हाई प्रेशर जोन, थर्मल हाई प्रेशर जोन। तो यहाँ पे सिंकिंग एयर कॉलम देखने को मिलता है। अब यहाँ से जो सिंकिंग एयर कॉलम है, कुछ विंड्स की डायरेक्शन इस तरफ होती है, कुछ विंड्स की डायरेक्शन
इस तरफ होती है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अब यहाँ पे आते हैं हम वार्म सदर्न वेस्टर्लीज में। तो ये जो पोर्शन दिख रहा है, डैश डैशेस लाइन, डैश डाली लाइन, यहाँ पे क्रिएट होते हैं हमारे फ्रंट्स। और हमने पढ़ा था टेम्परेट साइक्लोन जो फ्रंट से बनते हैं, करेक्ट। तो यहाँ पे हमारे ये हमारा आ जाएगा कोल्ड फ्रंट, ये हमारा आ जाएगा वार्म फ्रंट। ये दोनों जो आपस में टकराएंगे, जब सरफेस पे जो विंड है आपस में कन्वर्ज होती है, तो इसको बोलते हैं हम डायनामिक डायनामिक लो प्रेशर जोन, क्योंकि यहाँ से विंड जो है वापस से ऊपर की तरफ उठेगी। तो ये हमारा हो जाता है डायनेमिक लो प्रेशर जोन। वापस से हमें यहाँ पे क्लाउड्स देखने को मिलते हैं, यहाँ पे हमारी फ्रंट जनरेट होती है। अब वापस से यहाँ पे विंड आने के बाद टकराएगी, करेक्ट। तो कुछ विंड इस तरफ मुड़ जाएगी, कुछ विंड इस तरफ मुड़ जाएगी। अब यहीं से विंड वापस से चलते चलते इस डायरेक्शन में चलेगी, लेकिन साथ ही में हमारे पास इक्वेटर से भी विंड आ रही है। तो ये विंड आपस में टकराएगी वापस से, और यहाँ पे क्या होगा हमारा डायनेमिक हाई प्रेशर जोन, मतलब यहाँ से विंड सिंक होगी। तो ये हमारा बन गया ये एरिया डायनेमिक हाई प्रेशर जोन, हाई प्रेशर जोन, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं और अपना एटमॉस्फेरिक फेनोमेना समझते हैं। तो राइज एंड फॉल ऑफ एयर पार्सल में क्या होता है, मतलब एयर पार्सल जब भी हीटिंग हमें उसका देखने को मिलती है और कूलिंग, तो एयर टेम्परेचर और वेदर में इफेक्ट देखने को मिलता है। इज़ वेरी डिफरेंट इन डिफरेंट लैटिट्यूड्स, मतलब जो हीटिंग एंड कूलिंग है और लैटिट्यूड्स पे डिफर अफेक्ट करती है, मतलब लैटिट्यूड्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। हम फर्स्ट समझते हैं अपनी वाटर साइकिल। तो उससे पहले हम देखते हैं अपना ये लैंड एरिया है, सॉरी सी एरिया है, ये हमारा पूरा सी है, सी, ठीक है। अब सी की जो सरफेस है यहाँ पे ओशन वाटर है, सन की इंसोलेशन से यहाँ पे वार्म होता है, गर्म होता है, टेम्परेचर इंक्रीज डिक्रीज होता है, ठीक है। अब जो सरफेस टेम्परेचर है वो हाई रहेगा एज कम्पेयर टू, हम बात करें लोअर सरफेस की, लोअर सी लेवल की और लोअर सी वाटर की। तो जो सरफेस वाटर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगा, ठीक है। तो एज द प्राइम सोर्स ऑफ हीटिंग इज सोलर इंसोलेशन, हेंस टेम्परेचर रिड्यूसेस एज वन मूव्स इनटू द डेप्थ, मतलब हम जैसे जैसे ओशन के अंदर जाएंगे टेम्परेचर जो है रिड्यूस होता जाएगा, मतलब सरफेस पे सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हमें देखने को मिलता है। हम वापस से आगे चलते हैं, तो यहाँ पे वापस से हम एक डायग्राम पे तो समझते थे, ये वापस से हमारा सी आ गया। अब जब ओशन वाटर यहाँ से वार्म हो रहा है, जो आपको लाइट ब्लू कलर में लाइन दिख रही है, ये ओशन वाटर वार्म है। अभी यहाँ पे क्या होता है, विंड सर्कुलेशन चलता है ईस्ट टू वेस्ट में, तुम्हारी विंड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है। अभी यहाँ पे क्या होता है, जब विंड मूव करती है इस डायरेक्शन में, तो जो सी सरफेस में, सरफेस पे जो वाटर है उसको भी ड्रैग कर लेती है इस तरफ, इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पे क्या होता है, जो वार्म वाटर है ईस्टवर्ड साइड में, वो शिफ्ट हो जाता है वेस्ट में, मतलब वेस्ट में जाके इकट्ठा हो जाता है। तो पर्पल लाइन जो दिख रही है, मतलब यहाँ पे जो एक्स्ट्रा वार्म वाटर इकट्ठा हो गया है, और जो यहाँ पे जो है कोल्ड वाटर है इतने पोर्शन में, ठीक है। अब जब वार्म वाटर यहाँ पे इकट्ठा हुआ है और यहाँ से कुछ वाटर इस तरफ गया है, तो जो नीचे का पानी है वो इस एरिया को कवर करेगा। जो जगह खाली छोड़ी है वार्म वाटर ने यहाँ से, वो यहाँ पे दूसरा वाटर, नीचे का वाटर जो सी लेवल का, नीचे सी लेवल का वाटर है, वो ऊपर की तरफ आएगा, जिसको हम बोलते हैं अपवेलिंग। सेम जब यहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट हुआ है, तो कोल्ड ओशन वाटर जो है वो नीचे की तरफ मूवमेंट करेगा, जिसको हम बोलते हैं डाउन वेलिंग, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सी सरफेस टेम्परेचर, एस एस टी, सी सरफेस टेम्परेचर जो है वेस्ट साइड में इंक्रीज होगा, वहीं ईस्ट साइड में जो है डिक्रीज होगा, ठीक है। अब डाउन वेलिंग में क्या होता है, डाउन वेलिंग जो है ऑनशोर विंड्स लाती है, अप वेलिंग जो है ऑफशोर विंड्स लाती है, ठीक है। अब जब अप वेलिंग होती है, तो न्यूट्रिएंट्स आर ब्रॉट क्लोजर टू द सरफेस, मतलब न्यूट्रिएंट्स जो है सरफेस पे आ जाते हैं ओशन की, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। फाइटोप्लांटन्स मतलब क्या, जो फाइटोप्लांटन्स हैं ये फिश सी सरफेस में, सी के अंदर जो है न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। अब फाइटोप्लैंक्टन्स जो है ओशन के अंदर होते हैं, तो जो सन की लाइट है डिपेंड करता है कितने ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस कर पाएगी बेस्ड ऑन फोटोसिंथेसिस। क्योंकि सनलाइट ज़्यादा मिलेगी तो फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा, फोटोसिंथेसिस ज़्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा प्रोड्यूस होंगे।
जब वाटर सी लेवल से थोड़ा हट जाता है तो फाइटोप्लैंक्टन जो है अपवेलिंग के थ्रू ऊपर आ जाते हैं, जो सी सरफेस में न्यूट्रिएंट्स प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस इंक्रीज होता है सनलाइट से, तो यहाँ पे फिशरीज मतलब फिश जो है इंक्रीज हो जाती हैं। तो अब हम यहाँ पे जब भी हम वॉकर साइकिल की बात कर रहे हैं तो हम पैसिफिक ओशन की बात कर रहे हैं, ये पूरे रीजन की हम बात कर रहे हैं पैसिफिक ओशन की। पैसिफिक ओशन में जो है इक्वेटर से इस तरह से लाइन ड्रॉ होती है, यहाँ पे विंड इस तरफ डायरेक्शन में मूवमेंट होता है। तो साउथ अमेरिका में एक जगह पेरू करके और ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पे वार्म वाटर कलेक्ट होता है। ठीक है, अब क्या वॉकर साइकिल सिर्फ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है? तो हाँ, ये सिर्फ पैसिफिक ओशन में देखने को मिलती है, ना कि अटलांटिक ओशन में, ना कि किसी इंडियन ओशन में, कहीं पे भी नहीं। रीज़न क्यों, वाई ऐसा क्यों होता है? तो इसका रीज़न है इसका साइज़। पैसिफिक ओशन जो है काफ़ी ज़्यादा बड़ा है, तो ओशन वाटर को है मतलब टेम्परेचर जो है यहाँ पे कुछ ज़्यादा टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है, यहाँ पे लो टेम्परेचर क्रिएट हो जाता है। लेकिन हम जब बात करें टेम्परेचर डिफरेंस ज़्यादा रहता है मतलब यहाँ पे। लेकिन हम जब बात करें फॉर एग्जांपल इंडियन ओशन या दूसरे ओशंस की, तो साइज़ में जो है ये ओशन काफ़ी छोटे हैं, तो जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो कम रहता है ओशन वाटर का। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे समझते हैं वाटर साइकिल एक डायग्राम के थ्रू। तो यहाँ पे हमारा आता है ईस्ट में पेरू, डब्ल्यू एक्स का मतलब होता है वेदर। ठीक है, अब पेरू में जो है नॉर्मल कंडीशन, जो हम वॉकर जो है न्यूट्रल कंडीशन माना जाता है, और नॉर्मल कंडीशन में यहाँ पे ड्राई सीजन रहता है मतलब सूखा रहता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया में जो हमें हेवी रेन देखने को मिलती है, तो जो विंड्स है वो ईस्ट टू वेस्ट मूव करती है, और यहाँ पे राइजिंग एयर कॉलम क्रिएट होता है, जिसके कारण क्लाउड्स जनरेट होते हैं, तो हमें यहाँ पे रेन देखने को मिलती है काफ़ी ज़्यादा। ठीक है, यहाँ पे तहीती करके आइलैंड्स आते हैं। ठीक है, अब उसको हम आगे चलते हैं, तो ये हमारा जो एक स्केमेटिक डायग्राम और इमेज हो जाती है। तो ये हमारी वॉकर साइकिल हो गई पैसिफिक ओशन में। यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है विंड मोशन, यहाँ पे ये राइजिंग एयर कॉलम, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड क्रिएट हो रहे हैं और रेन क्रिएट हो रही है। अब हमने पढ़ा था जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं उनको क्रिएट होने के लिए राइजिंग एयर कॉलम की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ देख सकते हैं वेस्ट बंगाल साइड में, इंडियन ओशन, ये इंडियन ओशन है। अब हमें साइड में दिख रहा है वेस्ट बंगाल यहाँ पे। तो क्या होता है, यहाँ पे तो हमें राइजिंग एयर कॉलम देखने को मिल रहा है, इसके नियर राइजिंग एयर कॉलम है। लेकिन हम देख सकते हैं अरेबियन सी में इस डायरेक्शन, यहाँ पे हमें ट्रॉपिकल साइक्लोन ज़्यादा देखने को क्यों नहीं मिलते? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो सिंकिंग एयर कॉलम है, जिसकी वजह से कम हमें अरेबियन सी में जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन्स देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम आते हैं अल नीनो और सदर्न ऑक्सीलेशन पे, अल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन एनजो साइकिल पे। तो अल नीनो जो है फॉर एग्जांपल पेरू में जो है ड्राई कंडीशंस रहती हैं ज़्यादातर और नॉर्मल कंडीशन में, जिसे हमने वॉकर साइकिल में पढ़ा है, वॉकर सर्कुलेशन में। अब कुछ फिशरमैन जो है ओशन में मछली पकड़ने जाते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है, एकदम से उनको लगता है कि बारिश तो होगी नहीं, लेकिन एकदम से जो है बारिश शुरू हो जाती है। ठीक है, तो ये नॉर्मल कंडीशन नहीं होती है, मतलब स्पेशल ओकेशन होता है। तो वो क्या बोलते हैं कि जीसस क्राइस्ट ने हमें एक गिफ्ट दिया है, और ये उन्हीं के चाइल्ड पे इसका नाम रख देते हैं, जिसको नाम देते हैं एल नीनो। ठीक है, मतलब इससे क्या होता है, सदर्न अमेरिका में बारिश होती है। ठीक है, वहीं हम लानिना की बात करें तो वोकर साइकिल जो है एग्जैजरेट हो जाती है, मतलब कि काफ़ी ज़्यादा सूखा, ड्राई काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, और हमें ऑस्ट्रेलिया में हमें काफ़ी ज़्यादा बारिश देखने को मिलती है। तो ये 3 साइकिल्स हमारी होती है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।